नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआर केबिल के आईपीओ के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? कंपनी कैसे वैल्यूएशन पर लिस्ट होने वाली है? लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है? कंपनी के लिस्ट होने के बाद पॉलीकैब और केईआई के ऊपर क्या असर हो सकता है? सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं और मैं कब अप्लाई करने वाला हूं अगर करूंगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने कंपनी का प्रोडक्ट्स देख ही लिया होगा। कंपनी वायर्स एंड केबल्स भी बनाती है, अप्लायंसेस भी बनाती है, फैंस भी बनाती है, लाइट भी बनाती है, स्विच गियर्स भी बनाती है। ओवरऑल देखें तो जो पॉलीकैब का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नजर आता है वही इस कंपनी का भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कल के दिन यानी 13 तारीख को आईपीओ ओपन हो चुका है। आज 14th है और कल लास्ट डेट है। कल के दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, 21 सितंबर को पता चल जाएगा। अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है, रिफंड आपके अकाउंट में 22 सितंबर को आ जाएगा। स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा 25 सितंबर को और जो लिस्टिंग डेट है वो 26 सितंबर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। आप कम से कम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 14,490 रुपीज खर्च करने होंगे। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो एक लॉट से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 983 रुपीज से लेकर 1035 रुपीज तक जाता है। तो आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो अपर बैंड में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1035 रुपीज का ही प्राइस माना जाएगा। फेस वैल्यू देखेंगे 5 रुपीज का नजर आता है। अब दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको भूल जाते हैं, जो किसी भी आईपीओ में देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। टोटल इशू साइज कितना है, कितना का आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है? 1964 करोड़ का लेकर आ रही है, जिसमें फ्रेश इशू कितना है? 180 करोड़ का। अब दोस्तों, फ्रेश इशू क्या होता है? जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है और वो फ्रेश इशू होता है तो जो भी पैसे मिलते हैं कंपनी को वो कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनी कैपेक्स में कर सकती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में कर सकती है, या फिर डेट को भी चुकाने में कर सकती है, जो कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल होता है, इसमें जो भी स्टेक होल्डर होते हैं प्रेजेंटली, वो अपने स्टेक को सेल करते हैं और ये पैसा जो भी प्रेजेंट शेयर होल्डर होते हैं उनके पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो यहां पर निगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि ऑफर फॉर सेल जो है वो ज्यादा है, जबकि फ्रेश इशू मात्र 180 करोड़ का देखने को मिलता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा 1784 करोड़ रुपीज इन्वेस्टर के पर्सनल अकाउंट में जाने वाला है और मात्र 180 करोड़ रुपीज जो कि फ्रेश इशू है वो कंपनी के अकाउंट में जाने वाला है। इस पॉइंट को बहुत सारे एनालिस्ट मिस कर जाते हैं, जिसको कि देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, अच्छा नजर आएगा। 2500 करोड़ का सेल्स था FY20 में, जो कि बढ़कर अभी 5633 करोड़ का हो चुका है। तो 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू जो है डबल से भी ज्यादा हो चुका है, जिसको कि काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 122 करोड़ का था, 135 करोड़ होता है, 213 करोड़। मतलब कंपनी का प्रॉफिट 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जिसको कि काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। और लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घट चुका है, 189 करोड़ का, ऑलमोस्ट 190 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहां पर आपको आईपीओ का मूल मंत्र बताता हूं। आईपीओ कब लिस्ट होता है? जब मार्केट में बूम होता है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अगर तब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, उसके इन्वेस्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है।
इसलिए अभी के समय देखेंगे तो लगातार आईपीओ लिस्ट हो रहा है, अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है जिसको भी आईपीओ अलॉट हो रहा है। जबकि इससे पहले अगर 6-8 महीना पहले देखते तो मार्केट में बिल्कुल भी आईपीओ नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए मार्केट में आईपीओ भी नहीं आ रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है, रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, तभी कंपनी कोशिश करती है कि आईपीओ लाया जाए, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा दिखता है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा दिखता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। और उस समय अगर कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी को और ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिलने का चांस होता है। और बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा रहता है, लेकिन लिस्टिंग के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिर जाता है, सेल्स का ग्रोथ भी गिर जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो तत्व चिंतन फार्मा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसका कि लिस्टिंग गेन काफी अच्छा हुआ था, कंपनी का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो कंपनी का भी रुक सा गया है, प्रॉफिट भी रुक सा गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया है, और स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आरआर केबिल के साथ भी ऐसा ही होगा, मैंने बस एक उदाहरण दिया बताने के लिए किस प्रकार मार्केट काम करता है आईपीओ को लेकर। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे 11,600 करोड़ का है, मतलब मिड कैप सेगमेंट की कंपनी आप बोल सकते हैं, टेक्निकली जो 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होती है वो मिड कैप कंपनी कहलाती है, बट अगर लॉजिकली देखें तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी ही कहलाएगी। आरओसी कंपनी का अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है, डेट टू इक्विटी देखें छोटी कंपनी है 0.36 का देखने को मिलता है, कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात देखने को नहीं मिलती है। अगर कंपनी के ईपीएस को देखें 17.09 का है। अब दोस्तों कंपनी किस वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है वो यहां पर नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएस कितना है, 17.09 का है, और स्टॉक का प्राइस कितना है, 1035 रुपीज। अगर 1035 को आप 17.09 से डिवाइड करेंगे तो 60 के आसपास आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होने वाला है, 60 का। अगर कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, तो अगर 20% लिस्टिंग गेन मिलता है तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72 हो जाएगा। और अगर इसके कंपैरिजन में देखने जाएं, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जो मार्केट लीडर कंपनी है जैसे पॉलीकैब, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 52 का है, केईआई का 46 का है, फिनोलेक्स का 30 का है, और जितनी भी अदर कंपनी देखेंगे सारा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम ही देखने को मिलेगा। मतलब जिस वैल्यूएशन पर कंपनी लिस्ट होना चाह रही है वो वैल्यूएशन काफी ज्यादा प्रीमियम है। इसी की वजह से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने जाएंगे तो आप देखिए कितना का है, मात्र 14% का है। और जिस प्रकार से अभी मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी की पिटाई चल रही है, ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कंपनी आईपीओ प्राइस पर ही लिस्ट हो जाए, अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अप्लाई करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको लास्ट दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ता है, 14% ही रहता है, तो हम लोग इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। और कल के दिन मैं आपको अपडेट दे दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा या फिर वीडियो में ही बता दूंगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं और करेंट मार्केट सिचुएशन कैसी है। अब दोस्तों लास्ट में ये भी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंपनी के लिस्ट होने के बाद पॉलीकैब या केईआई पर कोई असर पड़ेगा। तो आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी देखने जाएंगे तो आपको पॉलीकैब का बेटर देखने को मिलेगा। आप देखिए कंपनी का कितना है, 20 और 27 देखने को मिलता है, तो ये भी बेटर है। अगर डेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो पॉलीकैब आपको डेट फ्री कंपनी नजर आएगी, कैश रिच कंपनी नजर आएगी। जबकि अगर आरआर केबिल को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी नजर आता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलीकैब और केईआई ज्यादा बेटर कंपनी नजर आती है।
आरआर केबिल के कंपैरिजन में आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है वो रेगुलर बेसिस में हम लोग तो अपडेट लेते रहेंगे और आपको भी मैं अपडेट देता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो जो भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या खुद के स्टडी के बेसिस पर ले सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। धन्यवाद।